हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग सभी को और स्वागत है आपका ऐसे टीचर एकेडमी पर। और मेरा नाम है शादाब आलम। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं 6 सितंबर का मॉक टेस्ट, यानी कि आपका जो सीटेट आने वाला है 6 सितंबर 2026 को, उसका मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं। और सब्जेक्ट रहेगा आपका सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो आज के प्रश्न बिल्कुल सटीक और ज़बरदस्त वाले हैं। बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो देखते हैं किसके कितने नंबर आते हैं और आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। सीडीपी मास्टर क्लास भी आपकी हो चुकी है, अभी उसका सेकंड पार्ट आना बाकी है, वो आएगा आपका कल परसों में। लेकिन जितना आपने सीखा है उससे पता चलेगा कि किसकी कितनी तैयारी हो चुकी है। तो देखते हैं आज। चलिए शुरू करते हैं बेहतरीन ज़बरदस्त सवालों के साथ। तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, जो लोग जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार कमेंट करके बताओ कि वॉइस वगैरह ठीक ठाक पहुंच रही है आप तक, वीडियो ठीक चल रहा है। जी सभी को गुड इवनिंग, वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और जो भी नए स्टूडेंट है चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर डेली शाम 7 बजे लाइव क्लास चल रही है और ज़बरदस्त वाला कंटेंट आ रहा है। मैराथन क्लासेस, डेली ही मैराथन क्लासेस हम कर रहे हैं और अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अभी आपको 1000 PYQs की मैराथन आनी बाकी है, अभी संपूर्ण सीटेट की मैराथन आनी बाकी है, अभी टैगवर्ड्स की मैराथन आनी बाकी है। तो डेली शाम 7 बजे लाइव जुड़ते रहो, तभी आप सारी क्लासेस देख पाएंगे। एक भी क्लास आपको मिस नहीं करनी है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो जल्दी फटाफट से। और मैंने व्हाट्सअप का लिंक भी दे रखा है कमेंट बॉक्स में। अगर आप नीचे जहाँ पे कमेंट है वहाँ देखेंगे तो कमेंट पे ऐसे टीचर अकेडमी लिखा हुआ आ रहा होगा नीचे, उस पर क्लिक करेंगे तो एक लिंक है, वो व्हाट्सअप का लिंक है। वहाँ पे आप व्हाट्सअप लिंक पे क्लिक करेंगे तो वहाँ व्हाट्सअप चैनल खुलेगा हमारा, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको सारे शॉर्ट नोट्स, सारे वीडियो के लिंक और सारे जितनी भी अपडेट्स आएंगी सब चीज़ें वहाँ पे मिलती रहेंगी, तो आप उसको फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को फटाफट से। और आज का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आज का पहला प्रश्न है, लेवाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच व व्यवहार को दिशा देता है क्या कहलाता है और उसे क्या जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है निजी वाक और प्रोत्साहित, दूसरा ऑप्शन है आत्म केंद्रित और संवाद, तीसरा ऑप्शन है निजी संवाद और हतोत्साहित, और डी ऑप्शन है आत्म केंद्रित और हतोत्साहित। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा। कमेंट बॉक्स में पहले आप अपना आंसर लिखेंगे, फिर मैं आपको सही आंसर भी बताऊंगा और पूरा एक्सप्लेनेशन भी। तो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सभी लोग लिखेंगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, लिखेंगे सब लोग अपना अपना आंसर। और एक बार वीडियो को लाइक करेंगे सभी लोग, जरा कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो जिसने भी अभी तक नहीं किया है। हाँ जी, तो देखिए इसने बोला लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांतों के अनुसार स्ववाक जो हमारी सोच और व्यवहार को दिशा देता है क्या कहलाता है। तो भाई वो कहलाता है निजी वाक। क्या कहलाएगा? निजी वाक कहलाएगा, है ना। ये वाइगोत्स्की के शब्दों में। अगर हम जीन प्याजे की बात करते तो आत्म केंद्रित वाला आंसर राइट हो जाता, लेकिन यहाँ ले वाइगोत्स्की के हिसाब से पूछा गया है, तो वाइगोत्स्की के हिसाब से निजी वाक आंसर राइट होगा। अब बात आगे इसने पूछी है कि क्या उसे आप प्रोत्साहित करेंगे या हतोत्साहित करेंगे। तो मैं ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा चुका हूं, अभी परसों ही पढ़ाया था वाइगोत्स्की के सिद्धांत में, कि निजी वाक जो है वो एक अच्छी चीज होती है, इसलिए उसको प्रोत्साहित करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे। निजी वाक का मतलब होता है बच्चा खुद में अकेले से बात करता है, और उसका कारण ये होता है कि बच्चा अपने विचारों को, अपने दिमाग में जो थॉट्स आ रहे हैं उनको सही दिशा में ले जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए इसको हम प्रोत्साहित करेंगे। पहला ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न क्या कहता है? कथन ए है आपका, माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने के बजाय गणित व विज्ञान के विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, और तर्क है कि लड़कों में भाषा को पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती। तो ए और आर के हिसाब से आप बताएंगे कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। चलिए सब लोग लिखेंगे अपना अपना आंसर जल्दी जल्दी से। 500 लाइक्स पूरे करेंगे, कमेंट को नीचे करके लाइक दबाएंगे सब लोग। कर दिया सर लाइक, राजू जी, थैंक यू जी। देखिए तो इसने बोला है माध्यमिक स्कूल में शिक्षकों को लड़कों को भाषा पढ़ने की बजाय गणित व विज्ञान विषय पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात गलत है। ये एक तरह से भेदभाव है कि आप किसी भी जेंडर को एक
पर्टिकुलर सब्जेक्ट के प्रति झुकाव दे रहे हैं, यानी ज़बरदस्ती हो रही है कि लड़के हैं आप तो लड़के भाषा को छोड़ करके गणित ही पढ़ेंगे। ऐसा कोई कंपलसरी थोड़ी है, बच्चे की मर्जी है, चाहे वो लड़का हो या चाहे लड़की हो। तो ये कथन आपका गलत जाएगा। आप किसी भी बच्चे को ज़बरदस्ती सब्जेक्ट लेने पर मजबूर नहीं कर सकते, और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाएगी। फिर ये कहना कि लड़कों में भाषा पढ़ने की क्षमता होती ही नहीं है, तो क्या सारे लड़के गूंगे हैं? हाँ, लड़कों को भाषा नहीं आती, ये बिल्कुल गलत कथन हो जाएगा। यहाँ पर जो है दोनों ही ऑप्शन आपके राइट हो जाएंगे, मतलब गलत हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर राइट होगा आपका डी ऑप्शन। ए और आर दोनों ही गलत है यहाँ पर। अगला प्रश्न क्या होगा? अगले प्रश्न की बात करें तो मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, दूसरा है शिक्षण अधिगम पर मनन करने और उसमें संशोधन करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों में डर और सीखने का तनाव पैदा करने, और डी ऑप्शन है बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। जी, और हम यहाँ पर जो है डेली लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं शाम 7 बजे, इसलिए सभी लोग जो है अपना टाइम नोट कर लो। लाइव शुरू होता है शाम के 7 बजे और डेली होता है, तो इसलिए आप सभी लोगों को डेली लाइव आना है शाम को 7 बजे। चलिए, तो इसने बोला आपसे मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए, तो यानी कि पॉजिटिव अलग कर दो, निगेटिव वाला आंसर राइट होगा। बच्चों की तैयारी के स्तर का पता चलता है मूल्यांकन से, यस पता चलता है। शिक्षण अधिगम पर आप मनन करते हैं और उसमें संशोधन करते हैं, यस। यानी कि जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको ये बात भी पता चलेगी कि आपने जो पढ़ाया है, टीचिंग स्टाइल जो था आपका वो कितना अच्छा था और कितना उसमें कमियां थी। फिर आप उसमें संशोधन कर पाएंगे, जब आपको फीडबैक मिलेगा तो अगली बार आप और अच्छे से पढ़ा पाएंगे। बच्चों में डर और तनाव पैदा करने के लिए हम मूल्यांकन नहीं करते। हालांकि कुछ रूढ़िवादी टीचर ये भी करते हैं कि अगर तुम चुप नहीं बैठे तो तुम्हारा टेस्ट ले लूंगा, कल को तुम्हारा टेस्ट लिया जाएगा, तो टेस्ट के नाम पे डराते हैं बच्चों को। तो ये गलत तरीका है ना, ये रूढ़िवादी तरीका है, इसको हम गलत मानते हैं। बच्चों की शिक्षा का समर्थन और सुधार करने के लिए बिल्कुल सही बात है। बच्चों में मतलब मूल्यांकन हम इसलिए कर रहे हैं जिससे ये पता चले कि बच्चों में क्या कमी रह गई है और उसको फिर हम आगे सुधार कर पाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा आपका। अगला प्रश्न क्या होगा? एक कक्षा परीक्षण के दौरान एक शिक्षक ने पाया कि अधिकांश छात्रों ने अवधारणा आधारित प्रश्न का उत्तर गलत दिया है, तो शिक्षक को चाहिए कि वे, पहला ऑप्शन है बच्चों को डांटे और अधिक मेहनत करने के लिए कहें, दूसरा ऑप्शन है माता पिता को बुलाकर शिकायत करें कि बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तीसरा ऑप्शन है बच्चों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहें, और डी ऑप्शन है बच्चों की सोच में वैचारिक चुनौतियां का पता लगाएं और उसके अनुसार पढ़ाएं। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा? कमेंट में लिखेंगे आंसर। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे अपना अपना आंसर सभी लोग। जी, तो कौन सा ऑप्शन लगता है आपको? एक कक्षा परीक्षण के दौरान अगर आपने ये पाया है कि ज्यादातर बच्चे प्रश्न का उत्तर गलत दे रहे हैं, मतलब एक दो नहीं, ज्यादा बच्चे प्रश्न, आपने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है बच्चे को, उसके बाद भी बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं, तो क्या करेंगे? क्या आप बच्चों को डांटेंगे? एक्चुअल में बच्चों की गलती है ही नहीं, यहाँ टीचर की गलती है। अगर आपकी क्लास के ज्यादातर बच्चे आपकी बात को नहीं समझ पाए या आपके टॉपिक को नहीं समझ पाए, तो बच्चों की मेहनत में कमी नहीं है, आपके पढ़ाने के तरीके में गड़बड़ है। हाँ, अगर एक या दो बच्चा नहीं समझ पाता तब आप कह सकते थे कि हाँ उन बच्चों का ध्यान नहीं था हमारे पर, है ना। लेकिन यहाँ माता पिता को बुला के शिकायत करेंगे, कोई फायदा नहीं होगा। विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर कई बार लिखने को कहेंगे, तो क्या लिखने से उनको बात समझ में आ जाएगी? कभी भी नहीं। कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है, लिखना अलग बात है। आप बच्चों की सोच में वैचारिक चुनौतियों का पता लगाओ और उसके अनुसार पढ़ाओ, यानी आप ये तय करो, ये चेक करो कि आपने तो अपना टॉपिक पढ़ाया है, क्या वो टॉपिक बच्चों की एज के अनुसार था, बच्चों के स्तर के अनुसार था? कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों का स्तर लेवल कम था और आपने ज़्यादा हाई लेवल की चीज़ पढ़ा दी,
तो बच्चों को समझ नहीं आएगी, इसलिए आपको चेक करना पड़ेगा आप क्या पढ़ा रहे हैं और बच्चों का स्तर क्या है। उसके बाद आप पढ़ाएंगे बच्चों की उम्र के हिसाब से, तो सही सही समझ में आएगा आप बच्चे को, है ना। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो पहला ऑप्शन है यह शिक्षा का वह तंत्र है जिसमें विकलांगता व बिना विकलांगता वाले बच्चे इकट्ठे पढ़ते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका इसमें बहिष्करण, भेदभाव तथा भागीदारी और सीखने में बाधाओं को, अच्छा ये स्पेलिंग मिस्टेक हुई होगी, बाधाओं को दूर करते हुए सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाता है। और तीसरा ऑप्शन है आपका इसमें बच्चों व वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने में बाधक के रूप में देखा जाता है। तो यहाँ तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है उसके हिसाब से आप अपना आंसर लिखेंगे। चलिए बताइए जल्दी से अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी से लिखेंगे अपना अपना आंसर। और हमारे 500 लाइक्स में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा। 500 लाइक कौन बच्चा करेगा, जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक दबाएंगे सब लोग। जी देखिए, तो इसने बोला समावेशी शिक्षा के बारे में कौन सा कथन सही है। तो यह शिक्षा का ऐसा तंत्र है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, तो ये बात तो सही है। इसमें बहिष्करण और भेदभाव और भागीदारी और सीखने की बाधाओं को दूर करते हुए, यानी आप बाधाओं को दूर करके सभी बच्चों की भागीदारी को सुनिश्चित करते हैं कि सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, है ना, तो ये बात भी सही है। इसमें बच्चों और वयस्कों के बीच के अंतर को सीखने को बाधक के रूप में मानते हैं, यानी कि अगर बच्चों में और बड़ों में अंतर है, जैसे कि टीचर में और छोटे बच्चों में अंतर है, या फिर अगर हम क्लास के सभी स्टूडेंट्स की बात करें तो बच्चों के बीच में भी अंतर होता है, तो क्या ये व्यक्तिगत विभिन्नता बाधक के रूप में काम करती है? नहीं, व्यक्तिगत विभिन्नता से कोई बाधा नहीं आ रही है, आप व्यक्तिगत विभिन्नता को एक्सेप्ट करेंगे। तो पहला और दूसरा तो सही है, तीसरा गलत है, इसलिए आंसर जो जाएगा आपका ए ऑप्शन जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो यस कमेंट में एक बार जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं क्या करना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है सभी व्यक्तिगत भिन्नताओं को नजरअंदाज करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है सभी सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटाने के लिए कार्य करने चाहिए। तीसरा ऑप्शन है मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं हैं। और डी ऑप्शन है उन बच्चे जो सीख नहीं सकते उनको पहचान कर केवल उन्हीं पर ध्यान देना चाहिए। तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, लिखेंगे अपना अपना आंसर। बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी लिखेंगे अपना अपना आंसर। वेरी गुड सर जी, एसएसटी की क्लास कीजिए। एसएसटी की क्लास यूट्यूब पर कह रहे हैं आप, ठीक है मैं जल्दी ही करवाने की कोशिश करता हूँ, बाकी बैच में तो चल ही रही है एसएसटी। देखो इन्होंने बोला एक शिक्षिका को विविध बच्चों की कक्षा में जिसमें हाशिए पर समुदाय से आने वाले बच्चे भी शामिल हैं, तो कुल मिला के हाशिए वाली बात नहीं है, बात है विविधता की। जब विविध वाले बच्चे हैं तो कक्षा कैसी हो गई आपकी, समावेशी कक्षा हो गई। और आंसर भी आप कैसा देंगे, समावेशी कक्षा के हिसाब से ही देंगे, यानी सभी बच्चों का फायदा होना चाहिए। जब भी इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको एक बात याद रखनी है, ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो रहा हो। तो सभी व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज करेंगे आप, तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नजरअंदाज नहीं किया जाता बल्कि एक्सेप्ट किया जाता है, स्वीकार किया जाता है, सभी बच्चों को स्वीकार करेंगे। सभी सांस्कृतिक भिन्नताओं को मिटा देंगे आप मिटा भी नहीं सकते, पहली बात तो मिटाने का प्रयास तो छोड़ो, आप मिटा सकते भी नहीं है। तो ये भिन्नता है, थी और हमेशा रहेगी, एक जैसे सभी इंसान कभी भी नहीं हो पाएंगे। मानना चाहिए कि भिन्नताएं कमियां नहीं है, ये बात आपकी सही है। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो भिन्नताएं हैं, जो बच्चों में अलग अलग विशेषताएं हैं, वो कोई कमी नहीं है, वो कोई बाधा नहीं है, उससे कोई नुकसान नहीं हो रहा है, बल्कि वो अच्छी चीज़ है कि सभी बच्चे एक दूसरे से नई नई चीज़ें सीख पाएंगे और एक दूसरे की विशेषताओं को जान पाएंगे। उन बच्चों को पहचानना है जो सीख नहीं सकते और केवल उन्हीं पे ध्यान देना है, तो फिर समावेशी शिक्षा के हिसाब से आप गलत चले जाएंगे कि आप केवल कुछ ही बच्चों पर ध्यान दे रहे हैं, सभी बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको ध्यान सारे बच्चों पर देना है। तो यहाँ जो आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बात। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं, कौन सी पद्धति एक समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। तो पहला ऑप्शन है आपका प्रतिस्पर्धात्मक संस्कृति, दूसरा है सहयोगात्मक अधिगम, तीसरा ऑप्शन है मानकीकृत निर्देश और डी ऑप्शन है आपका सख्त मूल्यांकन प्रणाली। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में।
चलिए 1000 लाइक में लास्ट लाइक बचा है भाई, बताओ कौन करेगा, कौन है वो लक्की पर्सन जो 1000 वाला लाइक करेगा। कमेंट को नीचे करके जल्दी लाइक दबाएंगे सभी लोग। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। देखिए इसने बोला है कि कौन सी पद्धति है जो समावेशी कक्षा में बच्चों के सीखने में सहायक होगी। तो प्रतिस्पर्धा तो निगेटिव चीज है, बच्चों में कंपटीशन कराना निगेटिव टैग वर्ड होता है। सहयोगात्मक अधिगम अच्छी चीज होती है, यानी बच्चे मिलजुल कर सीखेंगे, और समावेशी कक्षा तो चाहती यही है कि बच्चे मिलजुल के सीखें। फिर कह रहे हैं मानकीकृत निर्देश, तो मानकीकृत अपने आप में निगेटिव टैग वर्ड है, और निगेटिव होने का कारण यह है कि मानकीकृत का मतलब होता है कि सभी बच्चों को एक जैसी बात बता रहे हैं, एक ही तरीके से पढ़ा रहे हैं, जो कि गलत हो जाता है क्योंकि बच्चे अलग अलग प्रकार के हैं। सख्त मूल्यांकन प्रणाली, यानी आप मूल्यांकन का तरीका जो है उसको सख्त रखा हुआ है कि बदल नहीं सकते हम, हमारा तो एक ही तरीका रहेगा सभी बच्चों के लिए, तो ये भी गलत तरीका है। आपको मूल्यांकन बदलना पड़ेगा बच्चों की क्षमता के अनुसार, बच्चों की विशेषता के अनुसार। श्रवण बाधित बच्चे का मूल्यांकन अलग तरीके से करना पड़ेगा, दृष्टि बाधित बच्चे का मूल्यांकन अलग तरीके से करना पड़ेगा, है ना, नॉर्मल बच्चे का मूल्यांकन अलग तरीके से करना पड़ेगा। तो मूल्यांकन प्रणाली भी सख्त नहीं बल्कि लचीली होनी चाहिए, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से कौन से शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान एक विद्यार्थी जिसमें गतिक दिव्यांगता है की जरूरतों के अनुकूल उपयुक्त समायोजन होंगे। पहला ऑप्शन है आपका बाधा मुक्त वातावरण को सुनिश्चित करना। दूसरा ऑप्शन है मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाना। और तीसरा ऑप्शन है मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग। तो बताओ इनमें से कौन से सही है, चुन करके अपना अपना आंसर देंगे। चलिए लिखते रहिए अपना अपना आंसर सब लोग। वेरी नाइस। हिंदी की थ्योरी करवा दीजिए, अच्छा चलो हिंदी की थ्योरी भी करवा देंगे। और बताओ, जो आप बोलो वही होगा, बस आप डेली लाइव आओ शाम को 7 बजे, आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। देखिए इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय प्रावधान है जो ऐसा बच्चा है जो फिजिकली डेवलपमेंट नहीं है, यानी कि गतिमान दिव्यांगता है, चलने फिरने में उठने में उसको दिक्कत है ना, व्हील चेयर वाला बच्चा है ऐसा समझ लो। तो बाधा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करेंगे, यस, यानी कि क्लासरूम इस तरह की हो कि क्लास के बीच में निकलने की जगह बहुत खुली हो और सीढ़ियों के पास रैंप बना हो। ऐसा ना हो कि क्लास के बीच में जो है कहीं स्टूल रखा है, कहीं कुर्सी पड़ी है, कहीं कुछ, वो आके लड़ गया उसमें, है ना, तो गिर जाएगा, उसके पैर में लग जाएगी कुछ। मेज कुर्सी को कम प्रतिबंधात्मक तरीके से रखकर आने जाने को सुगम बनाए, वही सेम चीज जो मैं अभी बता रहा था आपसे, तो ये भी सही है। मूल्यांकन की विविध पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, यस, क्योंकि आपकी क्लास में विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो आपके मूल्यांकन के तरीके भी विभिन्न प्रकार के होने चाहिए, यानी यहाँ तीनों ही बातें आपकी सही हो जाती हैं। तो डी ऑप्शन आपका राइट जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। क्लियर। अगले प्रश्न पे आते हैं। निम्न में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं। पहला ऑप्शन है आपका बारंबार अभ्यास की आवश्यकता, दूसरा है ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता, तीसरा ऑप्शन है जोखिम उठाना, और फोर्थ है आपका लचीलापन, पांचवा है बोरियत के लिए असहिष्णुता। बताओ इनमें से कौन से ऑप्शन सही जाएंगे, चुन करके अपना आंसर लिखेंगे आप सब लोग। चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक करेंगे सब लोग, 5000 लाइक करेंगे आज, जल्दी से कमेंट को नीचे करके सब लोग लाइक करेंगे ईमानदारी से, और अपने घर के फ़ोन से भी लाइक कर दो। देखिए इसने बोला है निम्नलिखित में से रचनात्मकता के विशिष्ट संकेतक कौन से हैं, यानी क्रिएटिविटी और रचनात्मकता वाला बच्चा अपसारी चिंतन वाला होता है, ये बात तो आपको याद हो ही गई होगी अब तक, है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग वाला होगा। तो ऐसा बच्चा जो विभिन्न प्रकार से सोचता है, नया सोचता है, क्रिएटिव होता है, तो बारंबार अभ्यास करेगा वो नहीं करेगा, बल्कि वो नई चीज करेगा, हर बार नया कुछ सोचेगा, एक ही काम को बार बार नहीं करेगा। ध्यान केंद्रित करने में असमर्थता होगी उसकी, गलत बात। ध्यान अटेंशन तो उसकी अच्छी होगी, है ना, अटेंशन तो वो बहुत अटेंशन से देखेगा तभी तो काम को कर पाएगा। जोखिम उठाना इसके लिए पॉजिटिव रहेगा, और लचीलापन भी पॉजिटिव रहेगा, यानी वो जो है
लचीलापन रहेगा कि वो नया काम कर सकता है और जहां पे जरूरत पड़ रही है वहां पे बदलाव कर सकता है। बोरियत के लिए असहिष्णुता, ये भी सही है, यानी कि बोरियत नहीं आती उसको। असहिष्णुता का मतलब है धैर्य ना होना। तो किस चीज के लिए धैर्य नहीं है? बोरियत के लिए धैर्य नहीं है, वो बोर होना नहीं चाहता, बात खत्म, है ना। यानी जब माइनस माइनस एक जगह आते हैं तो प्लस हो जाता है, तो इसीलिए दो चीजें अगर एक साथ आ रही हैं माइनस, तो वो पॉजिटिव कहलाएंगी। जैसे मैं कहूँ कि मुझे बुरे खाने से नफरत है, तो बुरा खाना और नफरत दोनों निगेटिव टैग वर्ड है, लेकिन बात पॉजिटिव है। बुरे खाने से नफरत है, मैंने ये नहीं बोला अच्छी चीज से नफरत है, बुरे खाने से नफरत है। वैसे ही उसको बोरियत से नफरत है, तो बोरियत से नफरत होना तो अच्छी बात हो गई ना। तो वही, तो तीसरा चौथा और पांचवा सही जाएगा, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट है यहाँ पर। समझे कि नहीं समझे? बोलो एक बार यस बोलो कमेंट में जल्दी से। अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे? एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में शिक्षक को कैसा और सामाजिक कार्य को सुगम बनाने के लिए मेज कुर्सी ऐसी होनी चाहिए कि खाली स्थान, आगे क्या आएगा भाई? खाली स्थान में क्या आएगा? गतिशील, जिन्हें खिसकाया जा सके, गतिशील जो नियत हो, तानाशाह जो नियत हो, तानाशाह जिसे खिसकाया जा सके। बताओ खाली स्थान में कौन से शब्द आएंगे? लगाओ दिमाग, बताओ अपना अपना आंसर जल्दी से। अपठित गद्यांश कराने हैं? हाँ, गद्यांश तो मैं कराऊंगा ही आपको, ये तो मैंने पहले से ही बोल रखा है आपको। मैथ पेडागोजी भी कराऊंगा, गद्यांश भी कराऊंगा। ये होता रहेगा आपका, मतलब एक एक करके आएगा। अभी जैसे आज कितनी तारीख होगी? 11, 12। अभी मैथ पेडागोजी आ जाएगी आपकी 2-3 दिन में। ईवीएस आएगी पहले, मैथ पेडागोजी से पहले ईवीएस आएगी। ईवीएस की मैराथन होगी। फिर उसके बाद संडे को आपका क्या है? संडे को नहीं, सैटरडे को 15 अगस्त को पीवाईक्यूज की मैराथन है, ठीक है। 15 अगस्त की शाम को पीवाईक्यूज की मैराथन है। इसमें हम 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कितने? 1000 क्वेश्चंस एक क्लास में ख़त्म करेंगे। तो ये भी शाम को 7 बजे रहेगी। फिर इसके बाद एक दिन की छुट्टी रहेगी, अगले दिन मतलब मैराथन नहीं कर पाएंगे हम। फिर एक दिन छोड़ के उससे अगले दिन जो होगी वो मैथ पेडागोजी होगी, ठीक है। आप लाइव आते रहो, आपको खुद ही दिखती जाएंगे क्लासेस, है ना। आप डेली शाम 7 बजे का अपना बांध लो कि हमें शाम को 7 बजे ऐसे टीचर एकेडमी पे लाइव जाना है, बस, ठीक है। बाकी सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। अब देखो, इसने बोला सामाजिक रचनात्मक कक्षा में टीचर को कैसा होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए। गतिशील का मतलब होता है लचीला, यानी कि जो सभी बच्चों के बारे में सोचता है और विभिन्न प्रकार से पढ़ाता है। तो गतिशील रहना चाहिए जिसमें चेंजेस भी हो सके। गतिशील का मतलब लचीला होता है, और लचीले का मतलब है कि बच्चे के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। फिर उसने बोला कि जो मेज कुर्सी है आपकी क्लास में रखी हुई, वो एकदम फिक्स हो या वो भी लचीली होनी चाहिए? तो लचीली होनी चाहिए। यानी कि अगर जहाँ पे भी आपको क्लास के बीच में कोई एक्टिविटी करनी है तो सारी कुर्सी मेज हटा के साइड में रख दो, बीच में जगह बन जाएगी। तो अगर वो फिक्स रहेंगी तो आपको एक्टिविटी करने के लिए फिर बाहर जाना पड़ेगा क्लास से। तो क्लास की कुर्सी भी ऐसी होनी चाहिए जिन्हें खिसकाया जा सके। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा, जो कि लचीलेपन का सबसे बढ़िया तरीका है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होता है। अगला फिर प्रश्न है कथन ए, अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है, और तर्क है कि सीखना एक जटिल क्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी शामिल हैं। तो ए और आर के हिसाब से बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? चलो लिखो जल्दी से अपना अपना आंसर। सर गारंटी बैच में मैराथन क्यों नहीं करवाते हैं? अरे भाई, उसमें टाइम दिया है आपको, 16 अगस्त से होगी। गारंटी बैच में जो मैराथन होगी 16 अगस्त से होगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी बिना टाइम के पहले थोड़ी करवा देंगे। जो डेट दे दी गई है सारे बच्चों को, तो आपके एक के लिए थोड़ी पहले करवा देंगे। वो टाइम जब आएगा तब होगी, समझे बात को। चलो बताओ अपना अपना आंसर बताओ। देखिए, इसने बोला है कि अधिगम को केवल सीखने में स्थायी व मापा जा सकने वाला बदलाव देखना समस्यात्मक है। बिल्कुल सही बात है। अधिगम को आप स्थायी नहीं मान सकते, क्योंकि अधिगम बदलता है और पूरी तरह से नापा भी नहीं जा सकता। सारी लर्निंग को आप नाप नहीं सकते। कुछ एक्टिविटीज जो करिकुलर हैं, जो शैक्षिक हैं, कि हिंदी का टेस्ट ले लिया उसमें कितने नंबर आए उसको नाप सकते हो, लेकिन बच्चा हिंदी का इस्तेमाल दैनिक जीवन में कैसे करता है उसको नाप सकते हैं आप? नहीं नापेंगे ना, उसको ऑब्जर्व किया जाएगा। सीखना एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें आंतरिक रूप से होने वाली प्रक्रियाएं भी आती हैं। कुछ ऐसी हैं जो बच्चों के टेस्ट लेके आप नंबर दे देंगे उसको कि भाई 10 में से इतने नंबर आ गए, लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो बच्चे के अंतर बिहेवियर में होती हैं। सामाजिक विकास, नैतिक विकास, बच्चा बिहेव कैसे करता है, क्लास में बातचीत कैसे करता है, उसको नापा नहीं जा सकता आप, है ना। तो दोनों बातें सही है, इसका मतलब कारण भी सही है, तो व्याख्या सही जाएगी।
फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट रहेगा, ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अनुभवात्मक अधिगम किस पर जोर डालता है? पहला ऑप्शन है सीखने में पुनर्बलन की भूमिका, दूसरा ऑप्शन है करके सीखने की महत्वता, सी ऑप्शन है सीखना एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है, और डी ऑप्शन है वेधन और यांत्रिक अभ्यास। बताओ कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलिए जल्दी बताते रहिए अपना अपना आंसर, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। सर पुराने बच्चों को भी बैच में ऐड नहीं करोगे क्या? आपने कहा था। अरे ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं अंजलि जी, ऑलरेडी ऐड हैं आप नए वाले बैच में, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपसे वादा करूं और ना हो। अगर हाँ आपका पिछला वाला सीटेट पास हो गया है तो आपको ऐड नहीं करा जाएगा नए वाले में। जो बच्चे फेल हो गया है अगर कोई बच्चा, तो उसको नए वाले में ऐड करा जाता है। ऐसे थोड़ी कि आप पास भी हो जाएंगे फिर भी आपको अगला बैच में डाल देंगे, फिर अगले में डाल देंगे। क्यों, क्या करोगे आप उसमें आके? पिछले वाले बैच की वैलिडिटी आपकी रहेगी 1 साल तक, उसके आप पढ़ते रहो। अगर आपका कोई नंबर कम रह गया, ऐसे तो 2-4 ही बच्चे होते हैं, 6 बच्चे थे इस साल, उन 6 के 6 बच्चों को नया बैच मिल गया था, बाकी तो कोई बच्चा होता नहीं है ऐसा जो फेल हो जाए। अनुभवात्मक अधिगम पर जोर डालते हैं। अनुभव का मतलब होता है करके सीखना। क्या होता है? अनुभव का मतलब होता है करके सीखना। जब तक आप काम करोगे नहीं तब तक अनुभव कैसे होगा? तो अनुभवात्मक अधिगम वो होता है जिसमें क्रिया हो, जिसमें बच्चा खुद से काम कर रहा हो। तो पुनर्बलन तो आपका निगेटिव टैग वर्ड है, ये मैं आपको कम से कम 20 बार बता चुका हूँ, याद रखेंगे आप, है ना। पुनर्बलन आपका निगेटिव टैग वर्ड है, और पुनर्बलन के जैसे सारे वर्ड, इनाम देना, लालच देना, लाभ देना, बच्चे को पैसे देना, शाबाशी देना, दंड देना, सजा देना, सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिससे बाहरी दबाव पड़ रहा हो, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, बाहर से आने वाली चीज़ हमेशा निगेटिव रहेगी। करके सीखना, लो यहाँ पे तो मैंने जो वर्ड लिखा था वो आई गया आपके प्रश्न में ही। सीखना एक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्पाद है, गलत। सीखना प्रक्रिया ही है, सीखना कोई प्रोडक्ट नहीं है कि यहाँ से उठा के मैं बच्चे को पकड़ा दूंगा। बच्चा प्रक्रिया प्रोसेस के द्वारा ही सीखेगा चीज़ों को। वेधन भी निगेटिव टैग वर्ड होता है, क्योंकि वेधन का मतलब होता है रटना। तो यहाँ जो आंसर सही जाता है आपका बी ऑप्शन करेक्ट जाता है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर, और हमारे 1500 लाइक में लास्ट लाइक बचा है, बताओ कौन करेगा? कौन है वो लक्की पर्सन जो 1500 लाइक करेगा? कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो अच्छे बच्चों की तरह। जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं तो स्कूलों को सबसे पहले निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। किस पर भाई? पहला ऑप्शन है इन बच्चों में कमी पर, दूसरा है माता पिता की आर्थिक पृष्ठभूमि पर, तीसरा ऑप्शन है माता पिता की सामाजिक पृष्ठभूमि पर, और डी ऑप्शन है स्कूल और कक्षा का वातावरण और लोकाचार। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? चलिए सब लोग अपना अपना आंसर लिखेंगे। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से अपना अपना आंसर। हाँ जी बहुत बढ़िया। देखिए तो इसने बोला आपसे जब छात्र स्कूल की अपेक्षाओं के अनुसार प्रदर्शन करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी बच्चे बच्चे जो है वो उतना रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं जितना टीचर ने चाहा, स्कूल ने चाहा। तो अब स्कूलों को सबसे पहले किस चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे का कारण क्या रहा कि बच्चे उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जितना सोचा गया था। तो क्या इसमें बच्चों की कमी है? नहीं। क्या इसमें माता पिता की कमी है? बिल्कुल भी नहीं। इसमें स्कूल की खुद की कमी है। स्कूल को वातावरण देखना पड़ेगा जिसको हम कहते हैं सार्वभौमिक डिजाइन या यूनिवर्सल डिजाइन जिसको कहते हैं ना। तो वही है कि स्कूल का ऐसा वातावरण हो जिसमें बच्चे की ज़रूरत पूरी हो रही हो। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा ऐसा है जो शारीरिक रूप से विकलांग है और आपके स्कूल में व्हील चेयर ही नहीं है, तो फिर आपका बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप बच्चे को थोड़ी बताओगे गलती। माता पिता के गरीब हैं, फॉर एग्जाम्पल आर्थिक रूप से बच्चे जो माता पिता गरीब हैं, लेकिन स्कूल की तो जिम्मेदारी बनती है ना कि बच्चे की ज़रूरत को पूरा करे जब बच्चा स्कूल में है। आपके स्कूल में 2 मंजिला कक्षा है और वहाँ पे जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी है, रैंप नहीं है, तो जो बच्चा फिजिकली डिसेबल्ड है वो कैसे चढ़ेगा भाई ऊपर? उसको कहेंगे आप नीचे बैठ जाओ, बाकी बच्चे ऊपर काम कर रहे हैं, तो बाकी बच्चों का डेवलपमेंट हो जाएगा, उसका नहीं होगा। यानी कि आपको कैसा वातावरण चाहिए जहां पर सभी बच्चों के लिए फायदेमंद हो, जिसको लोकाचार कहते हैं ना। लोकाचार का मतलब यही होता है कि सभी बच्चों के लिए फायदेमंद हो। तो आंसर आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही जाएगा।
अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता के प्रयोग का वर्णन करता है। पहला ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। दूसरा ऑप्शन है समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है छात्र लक्ष्य से शुरू करते हैं और अनसुलझी प्रारंभिक समस्या पर वापस जाते हैं। डी ऑप्शन है विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिनमें कुछ ऐसी स्थिति हैं जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है, कमेंट में अपना अपना आंसर बताएंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग जो है एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक दबा दीजिए। अभी अभी जो है 1200-1300 लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियो लाइक नहीं किया है, तो ईमानदारी से कर दिया करो। आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, डेली इतनी बढ़िया बढ़िया वीडियोस बनाते हैं, तो लाइक किया करो सभी लोग और शेयर भी किया करो, ठीक है। चलिए बताइए, अपना अपना आंसर बताइए। इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में स्वानुभाविकता। अच्छा, मैंने अभी अभी आपको स्वानुभाविकता अनुभवात्मक, एक ही बात हो गई ना, अनुभव आ रहा है इसमें भी, स्व यानी खुद का अनुभव। तो स्वानुभाविकता का क्या मतलब हुआ, करके सीखना, जिसमें बच्चा एक्टिविटी कर रहा हो वही आंसर आपका राइट होगा। अब देखो, पहला ऑप्शन है लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण प्रक्रिया निर्धारित है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कलन विधि। हालांकि इस सवाल में कलन विधि के बारे में सवाल नहीं है, ये काम इसमें भी करता है बच्चा, लेकिन स्वानुभाविकता का मतलब ये नहीं रहा। समस्या को कई मध्यवर्ती लक्ष्यों में विभाजित किया जाता है और फिर प्रत्येक उपलक्ष्य को हल किया जाता है। ये जो है इसको हम कहते हैं साध्य लक्ष्य विश्लेषण। ये सारी क्या है, समस्या समाधान की विधियां हैं, याद रख लेना, मैं आपको बता रहा हूं सारी। साध्य लक्ष्य विश्लेषण नाम से जानते हैं इस विधि को। फिर आता है छात्र लक्ष्य से शुरू करता है और अनसुलझी प्रारंभिक समस्याओं पर वापस जाता है। इस समस्या को हम क्या कहेंगे, प्रारंभिक अनसुलझी समस्या पर जाएगा, इसको कहते हैं पश्चगामी कार्यकारी युक्ति। फिर आता है आपका डी ऑप्शन। इसने बोला विद्यार्थी अपनी खोज को उन स्थितियों के समाधान के लिए सीमित कर देता है जिसमें कुछ ऐसी स्थिति हैं जिसका आप वर्तमान में सामना कर रहे हैं। यानी यहाँ तो आपने सीमित ही कर दिया अपनी खोज को, तो ये तो वैसे भी राइट नहीं हो सकता। इसका मतलब आंसर आपका पहला ऑप्शन ही राइट जाएगा, क्योंकि लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद चरण दर चरण जो हम समस्या समाधान करते हैं उसको कलन विधि कहते हैं। लेकिन कलन विधि में बच्चा एक्टिव रहता ही है, जाहिर है, तो एक्टिविटी तो कर ही रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन राइट जाएगा। बाकी सब मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इनका नाम क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को, समझ में आया या नहीं आया, बोलो जल्दी से। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सी कार्य नीति एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में संवेगात्मक आत्मनियमनता को प्रोत्साहित नहीं करेगी। पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानने व उनको अभिव्यक्त करने में मदद करना। दूसरा ऑप्शन है संवेगों से जूझने की नीतियों पर चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक भिन्नताओं को पहचानने में मदद करना। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना व लगातार तुलना करते हुए अविश्वास का माहौल बनाना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर कमेंट बॉक्स में। चलिए जल्दी जल्दी बताइए अपना अपना आंसर। बहुत अच्छे, हमारे 2000 लाइक में लास्ट एक लाइक बचा है भाई, बताओ कौन कर रहा है, जल्दी कमेंट को नीचे करके कर दो, बढ़िया एकदम बढ़िया। इसने बोला है कि इनमें से कौन सा तरीका ऐसा है जो बच्चों को संवेगात्मक आत्मनियमनता यानी कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना। आप भी करते हैं, है ना, बच्चे, छोटे बच्चे ज़्यादा इमोशंस जाहिर करते हैं, ज़रा ज़रा सी बात पे रो पड़ते हैं, ज़मीन पे लेट जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, है ना। बड़ा आदमी थोड़ी रोता है एकदम से, तो ये है इमोशंस पे कंट्रोल करना। तो इनमें से कौन सी ऐसी विधि है जो इमोशन पे कंट्रोल करना नहीं सिखाती, इसने निगेटिव वाला पूछा है। तो विद्यार्थियों को अपनी भावनाएं पहचानना और उन्हें अभिव्यक्त करने में मदद करना, ये तो जाहिर है कि अभिव्यक्त, ये इमोशन से रिलेटेड है, बच्चों को आप इमोशनल डेवलपमेंट सिखा रहे हैं।
संवेगों से जूझने की नीति पर चर्चा कर रहे हैं, ये भी पॉजिटिव हो गया, इससे भी बच्चे सीखेंगे। विद्यार्थियों को संवेगात्मक अभिव्यक्तियों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को पहचानने में मदद करना, ये भी पॉजिटिव बात है। लेकिन ये विद्यार्थियों को एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा के लिए प्रोत्साहित करना, प्रतिस्पर्धा निगेटिव टैग वर्ड भी है और निगेटिव इमोशन भी है, यानी एक दूसरे से लड़ाई करना, तो ये लड़ाई वाला इमोशन अच्छा थोड़ी होता है, ये तो खराब होगा। फिर आगे बोल रहे हैं कि लगातार तुलना भी करो एक दूसरे से और अविश्वास का माहौल पैदा कर देंगे, यानी बच्चा खुद पे विश्वास ही नहीं कर पा रहा, अब दूसरे से तुलना करते रह गया वो, तो ये निगेटिव बात है। तो आपसे इसने निगेटिव ही पूछा है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पर। समझ गए बात? अगले प्रश्न पे आइए। अगला प्रश्न है बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने का प्रभावी तरीका क्या है? पहला ऑप्शन है परीक्षाओं में अच्छे अंक लाने के लिए उन पर दबाव डालना। दूसरा है उनके प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना। तीसरा ऑप्शन है हर व्यवहार के लिए इनाम या सजा प्रस्तुत करना। और डी ऑप्शन है उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? लिखेंगे अपना अपना आंसर। जी, रिपीटेड कमेंट्स मत करो यार, एक बार कमेंट कर दी देख ली, कॉपी पेस्ट मत करो, ठीक है? चलिए लिखते रहिए जल्दी से। सर ऐप पर महामैराथन क्लास कब स्टार्ट होगा? बोला तो आपको महामैराथन आपका 16 अगस्त से स्टार्ट होगा, ठीक है? 16 अगस्त से महामैराथन स्टार्ट होंगी आपकी ऐप पर। देखिए इसने बोला बच्चों के सीखने के लक्ष्य की तरफ प्रेरित करने के लिए कौन सा तरीका सबसे बढ़िया है, यानी कौन से लक्ष्य बच्चे को आप सेलेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो अंक वाला तो मैंने आपको हमेशा से गलत बताया है कि आप कभी भी बच्चों को ये मत सिखाओ कि ज़्यादा नंबर लाने हैं, बच्चे को ये सिखाओ कि कॉन्सेप्ट को कैसे सीखना है ना? नंबर तो अपने आप आ जाएंगे बाद में। प्रदर्शन की हमेशा उनके समकक्षों से तुलना करना, ये तरीका भी गलत है। अगर बच्चा तुलना ही करता रह जाएगा तो अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं देगा और अपने आप को कम समझ के डिमोटिवेट और हो जाएगा। तुलना करना हमेशा नेगेटिव रहेगा। हर व्यवहार के लिए इनाम देना, इनाम आपका नेगेटिव टैग वर्ड है क्योंकि ये बाह्य विप्रेरणा से डिपेंड होता है। उनमें सीखने का आनंद, खुशी और उत्सुकता पैदा करना, इससे क्या फायदा होगा? इससे आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़ेगी, ना कि बाहरी, और हम यही चाहते हैं कि बच्चे में आंतरिक अभिप्रेरणा बढ़े। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? चलिए जी अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? पहला ऑप्शन है बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए। दूसरा ऑप्शन है शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराए। तीसरा ऑप्शन है शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए। डी ऑप्शन है शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? लिखेंगे अपना अपना आंसर। गारंटी बैच कैसे लें सर? तूबा, गारंटी बैच आप सीधे ऐप पे जाके भी ले सकते हैं या फिर मैंने जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं उन पे आप कॉल करके भी ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आई थिंक यहाँ लिखे होंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। हाँ ये रहे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये हमारी एकेडमी के नंबर है सारे, इनमें से किसी भी नंबर पे आप कॉल कर लेना, आपको हमारी टीम पूरी बात समझा देगी, क्या ऑफर चल रहा है, कितनी देर का ऑफर है, कितना पेमेंट होगा, कैसे होगा, सब समझा देंगे वो, ठीक है? तो आप इस पे कॉल कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसको भी बैच लेना हो। और बहुत तगड़ा ऑफर इस समय पे चल रहा है भाई, लास्ट ऑफर है ये इस साल का, इसीलिए अगर आप पहले अटैम्प्ट में सीटेट को पास करना चाहते हैं तो अपना एडमिशन जरूर ले लेना इसमें। इसने बोला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने के सामाजिक रचनात्मक परिप्रेक्ष्य में विश्वास का समर्थन नहीं करता है? बच्चों को उनकी प्रतिक्रियाओं पर गुणात्मक प्रतिक्रिया दी जानी चाहिए, ये तो पॉजिटिव बात है, इससे तो बच्चों में सुधार होगा, है ना? बच्चे ने जो भी प्रतिक्रिया का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता, चाहे उन्होंने लिखा हो, चाहे कोई सवाल सॉल्व किया हो, चाहे कोई पाठ्यक्रम में से कोई भी उन्होंने कुछ भी एक्टिविटी की है, चाहे बच्चे आपस में चर्चा ही कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आप अगर उनको फीडबैक देंगे तो बच्चों को सुधार का पता चल जाएगा कि कहाँ कमी है, कहाँ सुधार करना है। अगर शिक्षकों को चाहिए कि प्रश्न पूछने के दौरान बच्चों की उनकी सोच में विसंगतियों से अवगत कराए, यानी बच्चों की जो सोच है वो डिफरेंट होती है, उसी को हम विसंगति कह रहे हैं कि सभी बच्चे एक प्रकार से नहीं सोचते, एक बच्चा अलग सोचेगा, दूसरा अलग, तीसरा अलग। तो पहले बच्चे को ये ना लग जाए कि यार इसने अलग आंसर दे दिया मैं गलत हूँ, यार तीसरे ने अलग आंसर दे दिया इसका मतलब मैं बेकार हूँ।
तो उनको ये भी समझाना है कि सभी बच्चों की सोचने का तरीका अलग अलग होता है, आप भी अपनी जगह सही हो, आप भी अपनी जगह सही हो। तो ये पॉजिटिव चीज़ हुई। शिक्षकों को बच्चों में भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रश्न पूछने चाहिए और उन्हें अपनी सोच पर सोचने के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये भी पॉजिटिव बात है। अगर बच्चों में डाउट आ रहा है तो हम पहली बात तो बच्चों के डाउट्स को सुनेंगे, उनसे बात करेंगे और बच्चों से भी कहेंगे कि आप अपने बारे में चिंतन करो कि आपके सोचने का तरीका क्या है, जिसको हम अधिसंज्ञान कहते हैं, है ना, मेटाकॉग्निशन। कि बच्चे खुद भी अपना एनालिसिस करते हैं कि मुझे कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, ये मुझे गणित अच्छा लगता है या हिंदी अच्छी लगती है, उस तरह की चीज़ें। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान बच्चों को निष्क्रिय भूमिका निभानी चाहिए, ये गलत जाएगा क्योंकि निष्क्रिय होना निगेटिव टैग वर्ड है और आपका बच्चा कभी भी निष्क्रिय नहीं होना चाहिए। निष्क्रिय होकर कोई भी लर्निंग नहीं होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाएगा क्योंकि इसने आपसे निगेटिव वर्ड ही पूछा है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्रों को प्रभावी समस्या समाधानकर्ता और महत्वपूर्ण विचारक बनने से रोकेगी? पहला ऑप्शन है छात्रों से पूछना कि क्या वे सुनिश्चित हैं कि वे समस्या को ठीक से समझते हैं। दूसरा ऑप्शन है छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा ऑप्शन है छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना बजाय उनके लिए सोचने के। और डी ऑप्शन है छात्रों को समस्या को देखने का केवल एक ही तरीका देखने के लिए प्रोत्साहित करना और निर्धारित समाधान पर ध्यान केंद्रित करना। बताओ कौन सा ऑप्शन सही लगता है आपको, कमेंट में बताएंगे अपना अपना आंसर। जी प्लीज़ इंक्रीज द लेवल, ठीक है, इंक्रीज भी होगा भाई, धीरे धीरे कर रहे हैं। और ये आपके जो क्वेश्चंस मैं सॉल्व करवा रहा हूँ ये ऑलरेडी सीटेट में कुछ आ चुके हैं और ऐसे ही प्रश्न सीटेट में आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आप घर पे बैठ के सॉल्व करते हैं तो थोड़ा इजी लगता है, एग्जाम में बैठ के सॉल्व करते हैं तो दिमाग का दही होता है ना, आप टेंशन लेके जाते हैं पूरी दुनिया की, इसलिए आपको पेपर हार्ड लगता है। जो एग्जाम में आप प्रश्न सॉल्व करके आते हैं घर आके तुरंत उसी समय उसी दिन शाम को आके घर पे बैठ के सॉल्व कर लो, 10 क्वेश्चन ज़्यादा एक्स्ट्रा सही कर दोगे। ये आपके दिमाग का खेल है, प्रश्नों का खेल नहीं है। आप ये सोचते हैं कि यहाँ मैं आसान प्रश्न करा रहा हूँ पेपर में हार्ड आएंगे, नहीं आएंगे, एग्जैक्ट आएंगे, सेम टू सेम आते हैं। आपको तो पिछले वाले भी आसान लग रहे थे लेकिन आ गए थे ना पेपर में, उससे पिछले वाले भी आसान लग रहे थे लेकिन आए थे ना पेपर में। पेपर में हर बार एक जैसे प्रश्न आ रहे हैं, दिक्कत प्रश्नों में है ही नहीं, दिक्कत है आपके संज्ञानात्मक और संवेगात्मक विकास में। जब आपका इमोशंस गड़बड़ होता है पेपर में बैठने के बाद, आप टेंशन में आ जाते हैं कि भैया अब क्या होगा, 2.5 घंटे में कैसे सॉल्व करूं, तब आपसे प्रश्न सॉल्व नहीं होते, वहां असली दिक्कत वहां आती है। अगर आप रिलैक्स होके खुशी खुशी पेपर सॉल्व करके आए तो आप कभी फेल होंगे नहीं, आपके अच्छे नंबर आएंगे। अब यही प्रश्न तो पिछले साल आया था, अब इसी को कह रहे हो तुम कि ये आसान है, तो भैया आप बताओ मैं क्या दुनिया से अलग से पेपर लेके आऊँ, क्या कहाँ से लेके आऊँ? मैं ज़्यादा हार्ड कराऊंगा वो आप कर भी नहीं पाओगे और वो पेपर में आएगा भी नहीं। तो समझो बात को, दिक्कत कहाँ है, असली दिक्कत यहाँ नहीं है। समझ रहे हैं? गारंटी बैच में पढ़ने के बाद कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, चलो अच्छी बात है, ये तो बहुत बढ़िया बात है, कॉन्फिडेंस बढ़ना ही चाहिए। इसने बोला कि कौन सी रणनीति है जो छात्रों को अच्छा समाधानकर्ता बना देगी? तो छात्रों से पूछना कि क्या वे समस्या को ठीक से समझते हैं, तो ये तो अच्छी बात हो गई। इसने निगेटिव पूछी है कि कौन सी ऐसी चीज है जो रोकेगी आपको, अच्छा समस्या समाधानकर्ता बनने से रोकेगी आपको, तो मतलब निगेटिव चीज पूछी है। छात्रों को उपमाओं के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना, ये भी पॉजिटिव है। उपमा का मतलब होता है पूर्व विधि, यानी ऐसी ही समस्या आपने पिछले साल, पिछले महीने या पिछले हफ्ते सॉल्व की थी, तो उस समय कौन सा तरीका अपनाया था, जब आप इस बारे में सोचते हैं उसको उपमा कहते हैं। ठीक है। छात्रों को खुद से सोचने के लिए प्रेरित करना, यानी कि अधिसंज्ञान, कि बच्चा अपने बारे में, अपने चिंतन के बारे में खुद ही सोच रहा है, ये भी पॉजिटिव चीज है। लेकिन समस्या को केवल एक ही तरीके से सॉल्व करने पर अटक जाना, ये निगेटिव है, क्योंकि हमें विभिन्न तरीकों से दिमाग लगाना पड़ता है। अभी सारी बच्चा कभी समस्या को सॉल्व नहीं कर सकता, अब सारी बच्चा यानी कि विभिन्न प्रकार से सोचने वाला बच्चा ही समस्या को सॉल्व कर पाता है। तो ये तरीका कि केवल एक ही तरीके से सॉल्व करो या सिर्फ दिए हुए समाधान को देख लो, तो ये गलत तरीका है, फिर बच्चा कभी भी समस्या सॉल्व करना नहीं सीखेगा। तो डी ऑप्शन यहां पर आपका सही जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक अभिप्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे? पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर, दूसरा है अवांछनीय व्यवहार को दंडित करके, तीसरा ऑप्शन है सीखने में आनंद की अनुभूति को बढ़ावा देकर, और डी ऑप्शन है भौतिकवादी पुरस्कार देकर। बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, लिखेंगे अपना अपना आंसर। सर प्लीज बताइए, बच्चे का विकास सार्वभौमिक है? रक्षा, हाँ बिल्कुल 100% सार्वभौमिक ही होता है।
लेकिन डिपेंड करता है कि आपका प्रश्न क्या है। प्रश्न के पूछने के तरीके से आंसर बदल जाते हैं, तो ऐसे डायरेक्टली पूछोगे और फिर प्रश्न में सोचोगे सेम हो जाएगा। हो सकता है प्रश्न अलग लेवल का हो, तो पहले प्रश्न बताया करो पूरा, तभी असली आंसर का पता चलता है। चलिए, और हमारे 2500 लाइक में लास्ट लाइक बच रहा है भाई, बताओ कौन पूरा करेगा 2500 लाइक। जल्दी कमेंट को नीचे करके एक बार लाइक बटन दबा दो। इसने बोला, एक माध्यमिक कक्षा की शिक्षिका के नाते आप अपने विद्यार्थियों में आंतरिक प्रेरणा को कैसे बढ़ावा देंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे आएगी, प्रतिस्पर्धा से तो निगेटिव, यानी इससे तो आंतरिक अभिप्रेरणा नहीं आएगी, बाह्य अभिप्रेरणा आएगी। दंड देना भी बाह्य अभिप्रेरणा है। सीखने में अगर आनंद आ रहा है तो ये आंतरिक अभिप्रेरणा है। पुरस्कार बाह्य अभिप्रेरणा है। तो यहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा के लिए सीखने में आनंद आना जरूरी है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के बारे में निम्न में से कौन सी बात सही है। पहला ऑप्शन है विकास एक समान होता है। दूसरा ऑप्शन है विकास बिल्कुल अप्रत्याशित है। तीसरा ऑप्शन है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। और डी ऑप्शन है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है। बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा, कमेंट में लिखेंगे आंसर। बिना बैच के सीटेट पास हो जाएगा क्या सर जी। देखो अब समय कम बचा है, तो शायद में भी बिना बैच के थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है, क्योंकि आप यूट्यूब पे ही भटकते रहेंगे, तो यूट्यूब पे कंप्लीट चीज़ें एक साथ नहीं मिल पाती हैं, और 100% गारंटी नहीं हो सकती यूट्यूब से। तो थोड़ा इस चीज़ को सीरियस ही लो। अगर आप 100% पास करना चाहते हैं तो बैच में एडमिशन आपको ले लेना चाहिए। और बैच इसीलिए आपके लिए सस्ता किया गया है, ताकि सभी बच्चे बैच में एडमिशन लेके इस बार पास हो सकें। बहुत मिनिमम प्राइस किया है, जो कि ज़िंदगी में पहली बार किया है, इतना कम कभी नहीं होता था। हमारा बैच प्रीमियम वाला बैच है, गारंटी बैच है, तो उसका प्राइस इतना कम होने का यही उद्देश्य है कि सभी लोग पास हो सकें। तो अगर किसी ने भी अभी तक एडमिशन नहीं लिया तो कोशिश करो कि कल तक जल्दी, जितनी जल्दी हो सके एडमिशन ले लो। उसमें एक नई रणनीति हमने बनाई है, केवल 15 डेज रणनीति है। 15 दिन में आपके 125 नंबर लाने की रणनीति है। तो उसमें अगर आप एडमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, बाकी नंबर अभी मैंने आपको क्लास में दे ही दिए थे, आप कॉल करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसने बोला है विकास के बारे में कौन सा कथन सही है। तो विकास एक समान होता है, बिल्कुल नहीं, अलग अलग होता है। यानी कि विकास जो है सभी बच्चों का एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट होता है। विकास बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं है, गलत बात है, क्योंकि विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये अपने आप में एक सिद्धांत है, तो प्रत्याशा लगाई जा सकती है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, ये सिद्धांत बिल्कुल सही है। विशिष्ट से सामान्य होगा, ये बात गलत है, क्योंकि विकास पहले सामान्य होता है, बाद में विशिष्ट होता है। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका राइट जाता है। कितना फीस है सर, और नंबर बता दीजिए। नंबर ये रह लो आपके, स्क्रीनशॉट लो इसका जल्दी से। फीस आपको समझा देगी हमारी टीम, जब आप कॉल करेंगे तो वो बता देंगे कि कितना प्राइस है और कितना डिस्काउंट है, क्योंकि कुछ सीटों के लिए ज़्यादा डिस्काउंट था, अगर वो सीट फुल हो जाएंगी तो फिर थोड़ा बढ़ जाएगा प्राइस। इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप कॉल कर लेना, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो आप, तभी तो कॉल कर पाओगे। चलिए, अब इसने बोला है आपसे अगले प्रश्न में, कथन ए, स्कूलों में मिड डे मील यानी भोजन की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य से निश्चित हो सकता है। तर्क है कि पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाते हैं, क्योंकि विकास केवल आनुवंशिकता से निर्धारित होता है। ए और आर के हिसाब से आप बताइए कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा। जल्दी से अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। सर ऑटिज्म क्या होता है, यार मैं तो पढ़ा चुका हूँ, आप लगता है नए स्टूडेंट हैं क्या। मैंने अभी तो बताया आपको कल परसों ही ऑटिज्म की पूरी डिटेल। ऑटिज्म एक तरह का विकार है, यानी ऑटिज्म एक तरह की डिसेबिलिटी है, जिसमें व्यवहार में दिक्कत आती है बच्चों को। क्या दिक्कत आती है, व्यवहार में दिक्कत आती है। और व्यवहार में किस तरह की दिक्कत आती है, बच्चा खुद में लीन रहता है, यानी कि ज़्यादा लोगों से बात नहीं करता, दोस्त बनाने बिल्कुल पसंद नहीं होते, अकेला रहता है, आई कांटेक्ट करके बात नहीं करेगा, भाषा विकास कम रहेगा, और एक ही हरकत को बार बार दोहराता रहता है। तो ये कुछ विशेषताएं होती हैं ऑटिज्म की। बाकी मुझे लगता है एक डाउट सेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे नए बच्चे आ रहे हैं, और जो पिछली क्लास अभी नहीं देख पाए हैं, या अगर देख भी ली है तो शायद कोई पॉइंट रह जाता है। तो एक डाउट क्लास में रखूँगा अभी, बता दूंगा मैं आपको जिस दिन भी डाउट क्लास होगी, कल परसों अलग टाइम पे रख लूँगा, शाम को 3-4 बजे के आसपास। तो उसमें आप अपने डाउट्स जितने भी होंगे सारे पूछ लेना। ठीक है, लिख के रख लो आप सब लोग अपने पेपर पे, क्या क्या डाउट्स हैं आपके, क्या क्या चीज़ें समझ नहीं आई हैं, किसी शब्द का मतलब समझ नहीं आया है,
पेपर पे लिख के रख लो, जब भी डाउट क्लास होगी तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, बात सही है ये तरीका। अब देखो, इसने बोला स्कूलों में मिड डे मील की व्यवस्था से छात्रों का बेहतर पोषण व स्वास्थ्य सुनिश्चित हो सकता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। स्कूलों में क्या है कि मिड डे मील की व्यवस्था का असली उद्देश्य यही था कि जो गरीब परिवार के बच्चे आते हैं, मजदूरों के बच्चे आते हैं सरकारी स्कूल में, तो उनके माता पिता मजदूरी करने चले जाते हैं और फिर उनको दोपहर में खाना नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी कि कम से कम स्कूल में बच्चा भूखा ना रहे, और भूखा नहीं रहेगा तभी उसका पढ़ाई में मन लगेगा और फिजिकली वो फिट रहेगा, वरना तो फिजिकली फिर कुपोषित हो जाएगा तो पढ़ने का कोई फायदा नहीं रहेगा। इसकी शुरुआत कहाँ हुई थी? तो तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई थी। पहले तमिलनाडु के राज्य में इसको अप्लाई किया गया था, जब वहां पे इससे बेनिफिट मिला तो फिर इसको पूरे भारत में लागू कर दिया गया। पर्यावरणीय कारक किसी व्यक्ति को आकार देने में भूमिका नहीं निभाते, क्योंकि केवल विकास आनुवंशिकता से होता है। ये बात गलत है भाई, क्योंकि वातावरण भी पूरी भूमिका निभाएगा। केवल आनुवंशिकता से विकास नहीं होता, आनुवंशिकता के साथ साथ पर्यावरण भी अच्छा होना जरूरी है। तो ए तो सही है, लेकिन आर गलत है यहाँ पर, इसलिए आंसर जाएगा आपका सी ऑप्शन सही जाएगा। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल का क्या प्रमुख उद्देश्य है? पहला ऑप्शन है बच्चों को घर से अलग कर देना, दूसरा ऑप्शन है बच्चे की घर में सीखी बातों को पूर्ववत करना, सी ऑप्शन है बच्चों द्वारा घर में सीखी गई बातों का खंडन करना, और डी ऑप्शन है परिवार का विस्तार जिसमें बच्चे की परिचित चीजों को आगे बढ़ाया जा सके। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे सब लोग। सर नोट्स कैसे मिलेगा? भाई नोट्स भी ऐप पे ही मिलेगा, ऐप पे जाके ले सकते हैं आप। नोट्स का वहाँ पे है फोल्डर बना हुआ सीटेट नोट्स का, वहाँ पे ले सकते हैं। उपागम किसे कहते हैं? उपागम जो होता है ना, वो विधियों का ही दूसरा रूप होता है, इसको अप्रोचेज कहते हैं। ठीक है, उपागम का मतलब होता है पढ़ाने के सिद्धांत, टीचिंग मेथड ही होते हैं एक तरह के। तो जब डाउट वाली क्लास होगी तब आपको डिटेल में समझा दूंगा। आप सारे डाउट्स लिख के रख लो अपने, ठीक है? बीच बीच में उतनी डिटेल में नहीं बता पाऊंगा। अगर आप डाउट वाली क्लास में बोलेंगे तो फिर मैं 10 मिनट तक आपका डाउट सॉल्व कर दूंगा अच्छे से। इसने बोला सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था के रूप में स्कूल की क्या प्रमुख उद्देश्य है? तो बच्चे को घर से अलग करना तो उद्देश्य है नहीं भाई। स्कूल को ये थोड़ी है कि घर में जो सीखा है उसको खत्म कर दो, या बच्चे की घर में सीखी गई बातों को पूर्ववत कर देना, यानी पुरानी बता देना, छोड़ देना, ये गलत है। घर में सीखी गई बातों का खंडन करना ये भी गलत है। बल्कि स्कूल का उद्देश्य होता है कि जो परिवार में बच्चा सीख के आया है उसी स्किल को उसके बेस बना करके आगे की चीजें सिखाना। जो घर पे सीख के आया है उसको पूर्व ज्ञान की तरह इस्तेमाल करना है, और फिर नया ज्ञान बच्चे को सिखाना है। तो पुराना ज्ञान खराब नहीं होता, उसी के बेस पे आप आगे चीजें सिखाएंगे। इसका मतलब परिवार का विस्तार जिसमें बच्चे की परिचित चीजों को आगे बढ़ाया जाता है, ये हमारा स्कूल का उद्देश्य रहेगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जाता है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जीन प्याजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को देखता है? समावेशन, संगठन, अनुकूलन या फिर पाड़? बताएंगे आप कौन सा ऑप्शन इनमें से सही जाएगा? लिखिए अपना अपना आंसर। चलो तुरंत लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। सर फरवरी का पेपर सॉल्व करवा दीजिए। अच्छा करवाते, मैंने एक पेपर तो करवा भी दिया है, आप देखते नहीं हो। फरवरी वाला 7 फरवरी वाला 7 और 8 को पेपर हुआ था ना, तो मैंने एक पेपर ऑलरेडी सॉल्व करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में चेक करो, वहाँ पे एक नहीं दो, फर्स्ट पेपर भी एक कराया है, एक सेकंड पेपर, 2 और बचे हैं, वो भी करा दूंगा आपको। देखिए इसने बोला जीन प्याजे के सिद्धांत में इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जब कोई बच्चा मौजूदा स्कीमा के संदर्भ में नई वस्तुओं या घटनाओं को सीखता है? तो समावेशन कहेंगे, जाहिर सी बात है, यानी पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके। जो मौजूदा स्कीमा है ये क्या हो गया? ये पूर्व ज्ञान हो गया, और पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके आप नई घटना या नई ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं। तो पूर्व ज्ञान प्लस नया ज्ञान क्या हो जाता है? समावेशन। अगर पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पूर्व ज्ञान में बदलाव हो रहा है, तब समायोजन पे जाते हैं आप। तो यहाँ समायोजन तो दिया भी नहीं है ऑप्शन, तो इसलिए पहला ही ऑप्शन आपका सही जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के कौशल पा लेते हैं परंतु निगमनात्मक सोच नहीं कर पाते? पहला ऑप्शन है संवेदी चालक अवस्था, दूसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी ऑप्शन है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? कमेंट में अपना अपना आंसर लिखेंगे आप।
जी गुरुदेव आपकी फिटनेस, अच्छा फिटनेस, तो फिटनेस को क्या कहना है फिर बताओ। चलो जल्दी जल्दी लिखो अपना अपना आंसर और वीडियो लाइक करते रहो जितने भी नहीं की है अभी तक। जल्दी एक बार कमेंट को नीचे करके लाइक बटन दबाओ। देखो इसने बोला है कि कौन सी अवस्था में बच्चे विभिन्न प्रकार की समस्याओं को तो सुलझा लेंगे लेकिन निगमनात्मक चिंतन नहीं कर पा रहे। और निगमनात्मक चिंतन कब आता है? फोर्थ में, यानी बच्चा फोर्थ स्टेज में नहीं पहुंचा है, अभी तीसरी स्टेज में है। तो तीसरी स्टेज का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था तीसरी स्टेज होती है, जीन पे आ जाएगी, है ना। तो आंसर राइट होगा आपका सेकंड ऑप्शन। अगला प्रश्न क्या है? कॉलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है? एक मिनट, ये प्रश्न में मिस्टेक है, इसे छोड़ना पड़ेगा। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांतों में विश्वास रखने वाली एक शिक्षिका को, पहला ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच अंतःक्रिया व संवाद को हतोत्साहित करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है जरूरत पड़ने पर उपयुक्त पाठ देनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के व्यवहार को विनियमित करने के लिए इनाम और सजा का उपयोग करना चाहिए। और डी ऑप्शन है विद्यार्थियों को उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बताइए, कमेंट में अपना अपना आंसर बताइए। हाँ जी, फटाफट लिखो जल्दी जल्दी अपना अपना आंसर। अच्छा, कितने लोग हैं जो सी टेट गारंटी बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं? देखो वैसे मैक्सिमम लोग तो ले चुके हैं मेरे ख्याल से, है ना। कौन कौन है जो 15 डेज स्ट्रेटजी वाले बैच में एडमिशन लेना चाहता है? 100% गारंटी से आप पास होना चाहते हैं, क्योंकि देखो यूट्यूब से तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा 15-20 दिन में पास होना, क्योंकि यूट्यूब पे कंटेंट ढूंढने में ही 1 महीना निकल जाएगा आपका, पास तो बाद में होगे। अगर बैच में आओगे तो वहाँ 100% गारंटी भी मिल रही है, और 100% आपका रिजल्ट केवल पास नहीं होंगे बल्कि 125 प्लस नंबर की स्ट्रेटजी है अगर 15 दिन आप पढ़ लेते हैं। तो अगर आप कहें तो मैं आपको पूरी बात बता दूंगा। एक बार कमेंट में यस लिख के और पिंक वाला हैंड वेव कर दो, तो मैं समझ जाऊंगा कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि सी टेट गारंटी बैच में एडमिशन लेना है। तो मैं आपको बता दूंगा कि कितना ऑफर आपको मिल सकता है और किस तरह से आप बैच में एडमिशन ले सकते हैं। जल्दी बताओ। हमें चाहिए, मैं विद्या कुमारी, मुकेश कुमार, अच्छा, पूजा प्रिया, अंजू, फैयाज, अब्दुल हनन, संध्या, लाडो, अंजना, बहुत मतलब सभी बच्चे हैं फिर तो, क्योंकि ऑलरेडी 50% से ज़्यादा लोग आप लोगों में से बैच में ही पढ़ रहे हैं जहाँ तक मुझे पता है। ये नए स्टूडेंट है जो अभी अभी चैनल से जुड़े हैं। मैं लेना चाहता हूँ सर जी, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं आपको देखो अभी डिस्काउंट दे देता हूँ, लेकिन जो डिस्काउंट आपका रहेगा वो सिर्फ 2 घंटे के लिए डिस्काउंट रहेगा। अगर आप 2 घंटे में एडमिशन ले लेते हैं तो आपको मिल जाएगा, वरना बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या डिस्काउंट है। चलिए मॉक टेस्ट पे वापस से लौटेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जब बात बीच में आ ही गई है तो वो मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो अगर हम बात करें तो यहाँ जो गारंटी बैच है आपका 15 डेज की स्ट्रेटजी वाला बैच है ये, इसमें 15 दिन में आप जो है 100% गारंटी से सी टेट को पास कर पाएंगे, ठीक है। तो इस पे क्या ऑफर है मैं आपको बताता हूँ। देखो इसका जो अभी तक जो डिस्काउंट चल रहा था, इसका जो बैच का प्राइस चल रहा था, आप सबको पता है ये 100% गारंटी वाला बैच है, तो इसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है। जैसे कि इसका प्राइस था 9,000 रुपये, और ये विद डिस्काउंट आपको कितने में मिल रहा था? 6,000 रुपये में मिल रहा था। अभी तक 4-5 दिन पहले तक भी जो स्टूडेंट ने बैच लिया है वो 6,000 रुपये में लिया है, क्योंकि ये बैच बहुत प्रीमियम है। 100% गारंटी मिलती है पास कराने की, वो भी लिखित में। और अगर आपका एक भी नंबर से सी टेट फेल हुआ, आप गलती से मान लीजिए आप बीमार पड़ गए या आप पेपर देने ही ना गए, आपने पेपर ही छोड़ दिया और आप फेल हो गए एक नंबर से भी, तो आपको अगले साल का बैच फ्री दिया जाता है, यानी नेक्स्ट बैच आपके लिए फ्री रहता है। और नेक्स्ट बैच नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी भर दोबारा आपको कभी भी फीस जमा नहीं करनी पड़ेगी, सिंगल वन टाइम। लेकिन इस पर आज कितना डिस्काउंट होने वाला है वो मैं आपको बता रहा था। देखिए अब आप बताओ, अच्छा आप कितना डिस्काउंट चाहते हो? चलो आप बताओ, आपके हिसाब से करेंगे बात। चलो बताओ कितना डिस्काउंट कर सकते हैं। लास्ट जो मैंने डिस्काउंट इस पे किया था अभी पिछले महीने, वो था 4,000 रुपये। पहला जो बैच था आपका ये 4,000 रुपये में
सेकंड यानी पेपर 2 भी 4,000 में, और दोनों बैच मिला करके आपके 6,000 रुपये में दोनों बैच आपको मिले थे। ये लास्ट डिस्काउंट था। तो अभी कितना हो सकता है बताओ, आप बताओ आपके हिसाब से कितना हो सकता है, चलो बताओ। 1,000 तो नहीं हो सकता, ये तो भूल जाओ, ये मत करो, ये तो हो ही नहीं सकता। 1,000 का तो मतलब ही नहीं बनता। 1,000 आप बोलोगे मैं जितना देने वाला था उतना भी नहीं दूंगा, मैं बंद कर दूंगा क्लास, नहीं दे सकता मैं डिस्काउंट। भैया 2,500 रुपये तो इसकी फीस खर्च आता है एक बच्चे पे हमारा। ये गारंटी बैच है यार, तुम लोग ना वैल्यू समझते नहीं हो। तुम फिर वहीं जाके ले लो यार, जहाँ 500 रुपये वाले बैच बिक रहे हैं ना ठेले वाले, वही ले लो जाओ। मत मत बोलो आप मेरे से डिस्काउंट का, बोलो ही मत। आप अपने हिसाब से जाके कर लो, जो जहाँ से आपको लेना है नॉर्मल बैच ले लो। और जब 4-4 बार फेल हो गए ना, 4 साल बाद, 4 साल बाद आ जाना फिर फेल होके, तब यहाँ मैं आपके लिए डिस्काउंट कर दूंगा, ठीक है। मतलब आपको उंगली पकड़ाओ तो आप तो पूरा हाथ ही पकड़ के भागते हो, वही वाला काम है आपका। आपसे समझदारी दिखाओ ना यार। इस बैच में पता है क्या है, इस बैच में आपको 100% गारंटी मिल रही है, अगले साल का बैच फ्री मिल रहा है, और इसके अलावा और क्या चाहिए आपको। आपका रिजल्ट 100% देने की गारंटी है। अगर आप फेल हुए तो अगले पूरी ज़िंदगी भर आप फ्री पढ़ेंगे। अगर आप नॉर्मल बैच में पढ़ते हैं कहीं भी 1,000-1,200 का, तो वो भी मिलेगा आपको, 1,500 से कम में नहीं मिलता। 1,000 रुपये से कम में तो मिलता ही नहीं आपको नॉर्मल बैच। उसमें आप फेल हो जाओगे, फिर फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने के पैसे लगाओगे, फिर एग्ज़ाम देने जाओगे, वहाँ पर भी 2-4 हज़ार रुपये खर्च करोगे, और पूरे 6 महीने जब बैठे रहोगे ना खाली घर पे, तो खा पी के ही 10-20 हज़ार रुपये ख़त्म कर दोगे आप। तो या तो 20-25 हज़ार रुपये खर्च कर लो, 6 महीने में वेस्ट कर लो, और 6 महीने अपनी ज़िंदगी के बर्बाद कर लो, या फिर 2-4 हज़ार रुपये लगा के फर्स्ट अटैम्प्ट में सीटेट को पास कर लो। फैसला आपके हाथ में है। तो अब आप ही चुन लो, क्या 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 चाहते हो आप, कितना चाह रहे हो, सोच लो अभी। 15,000 किसने लिख दिया, ये खुशबू? राम जी बोल रहे हैं, राम कुमार, 2,000 रुपये। 3,000, अच्छा 2,500। अब अपने हिसाब से सोच समझ के एक डिसाइड करो, वरना तो देखो फिर मैं जितना देने वाला था उतना भी नहीं दूंगा। 1,500 ठीक है, अच्छा 2,000, 2,000 में दे दो सर इन। अच्छा ठीक है, तो हम ऑफ़र बता देते हैं। वो बोल रहे कि ऑफ़र बता दो। देखो अभी क्या किया जा सकता है, अभी का जो प्राइस आपको देना चाह रहे हैं हम, वो ये है कि आपको एक सिंगल बैच जो है वो 1999 का, दूसरा बैच भी 1999 का, और दोनों बैच अगर एक साथ लेंगे तो 2,999 का, यानी 2,000 रुपये मिल रहा है कॉम्बो आपको 3,000 में। लेकिन अगर आप अभी के अभी लेते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बज रहे हैं 8, अगर आप अभी 12 बजे से पहले पहले लेते हैं, रात के 12 बजे से पहले पहले एडमिशन लेते हैं, ये 3-4 घंटे के लिए आपको छूट दी जा रही है। अगर आप 3-4 घंटे के अंदर अंदर एडमिशन लेते हैं, आज ओनली आज के लिए, तो ये बैच आपको पेपर 1 जो है आपको मिल जाएगा 1,499 रुपये में, यानी आपका 1,500 रुपये हो गया अब। और पेपर 2 मिल जाएगा आपको 1,499 में, और दोनों पेपर अगर एक साथ लेंगे आप, तो आपको मिल जाएगा 1,999 यानी 2,000 रुपये में। अब देखो इस 1,499 रुपये में, इससे कम का तो सोचो भी मत, क्योंकि इतने में अगर कोई आपको गारंटी से पास करा रहा है तो और क्या, बच्चे की जान लोगे। तो अब खुश हो जाओ और अब जाके एडमिशन ले लो, अब ज़्यादा मत सोचना। क्योंकि अब 200-400 रुपये अगर आप बचा भी लेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कर लो, अगर आपको खुशी मिल रही है तो कर लो। क्योंकि देखो बहुत सारे लोग हर साल 18-20 लाख बच्चे फेल होते ही हैं सीटेट में। तो अंदाज़ा लगा लो कि नॉर्मल बैच में क्या चल रहा है। और हमारे बैच में 100% रिजल्ट है। 1,21,000 बच्चे अकेले इस बैच ने पास करवाए हैं फरवरी वाले एग्ज़ाम में, जो कि आज तक का इंडिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इससे बड़ा रिकॉर्ड कोई नहीं बना। तो अब जाओ फटाफट और जाके अपना एडमिशन ले लो। अगर आप अभी भी खुश नहीं होंगे तो फिर तो आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं होंगे। हाँ, 15 दिन में गारंटी है, 15 दिन के अंदर अंदर आप सीटेट पास कर जाएंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ 15 डेज स्ट्रेटजी में। और दूसरी बात ये है कि इसके अंदर आपको मॉडल पेपर फ्री मिलेंगे।
जो मॉडल पेपर की हम बात कर रहे हैं, 10 मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के और 10 सेकंड पेपर के फ्री मिलेंगे। और मॉडल पेपर के अंदर से 145 क्वेश्चंस फंसे हुए मिलेंगे, पिछले साल भी फंसे थे, इस बार भी फंसेंगे। अगर अलग से मॉडल पेपर लोगे तो 1000 में 800 रुपये में कम से कम मॉडल पेपर ही मिलेंगे। इसमें इस बैच में आपको नोट्स फ्री मिलते हैं जो कि अलग से 800 रुपये के हैं। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलती है जो कि अलग से 1000 रुपये की है। तो आपको 2500-3000 रुपये की चीज़ें तो इसमें फ्री मिलती हैं, और 1 साल की वैलिडिटी। तो अगले सीटैट भी इसी में दे लोगे आप। अगले सीटैट नंबर बढ़ाने के लिए, फेल तो आप इसी बार भी नहीं होगे, इस बार ही पास हो जाओगे। कैसे एडमिशन लेना है आपको, तो उसके लिए ऐप पे जाओ सीधे। ऐप हमारा है एसए टीचर अकेडमी नाम से, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ये ऐप है एसए टीचर अकेडमी नाम से, ये दिख रहा होगा, ये फोटो लगा होगा मेरा, और ये ऐप का नाम है जो आपको प्ले स्टोर पे मिलेगा। ठीक है, तो प्ले स्टोर पे इसको सर्च करना एसए टीचर अकेडमी नाम से, और प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल करने के बाद इसमें अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, वहाँ पे व्हाट्सएप पे ओटीपी आएगा, व्हाट्सएप पे ओटीपी डाल देंगे आप, और फिर ये ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन होगा तो पहला पेज इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप देखिए सीटैट 5.0 आपका लिखा हुआ आएगा। यहाँ बहुत सारे बॉक्स बने हैं अलग अलग एग्जाम के, लेकिन आपको किस पे क्लिक करना है, सीटैट 5.0 पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारे के सारे पेज खुलेंगे। पेपर 1 अलग है, पेपर 2 अलग है, एसएसटी अलग है, साइंस अलग है, कॉम्बो अलग है। तो जो आपको लेना है उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपके सामने खुल जाएगा नेक्स्ट पूरा बैच, और नीचे लिखा होगा बाई नाउ। देखो अभी भी यहाँ 6000 रुपये ही नज़र आ रहा है, आपको दिख रहा है 6000 रुपये। इसका बेसिक प्राइस ही 9000 के बाद डिस्काउंट के बाद 6000 में मिलता है। पुराने सभी बच्चों ने 6000 में खरीदा है बैच। आप लक्की पर्सन है कि आपके समय पे इतना बड़ा डिस्काउंट मिल गया, लेकिन अगर अभी भी आप इसका फ़ायदा नहीं उठा पाते, फिर तो आप जानबूझ के फेल ही होना चाहते हो। फिर हो जाओ तुम फेल, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, फिर आपकी मर्जी है। अगर अभी भी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, तो ये एक पट्टी आएगी आपके सामने ब्लू कलर की, इस पे क्लिक करेंगे तो लास्ट पेज आपके सामने आएगा। यहाँ आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आएंगे, गूगल पे, फ़ोन पे, QR कोड, सारे ऑप्शंस यहाँ हैं। यहाँ से आप पेमेंट करेंगे और आपको बैच दिख जाएगा, बैच चालू हो जाएगा आपका। तो अभी जाओ फटाफट से और जाके अपना बैच खरीद लो, क्योंकि इसके बाद दोबारा ये ऑफ़र नहीं मिलेगा। सर हमने तो 4100 रुपये में ख़रीदा था। भाई सब ने इतने में ही ख़रीदा है। हाँ कल तक कर दीजिए सर, फ़ोन में पैसे नहीं है। भाई किसी और से डलवा लो, पर कल तक तो नहीं हो पाएगा, आपको अभी करना पड़ेगा जाके। आप दोनों बैच गलती से 1999 बोल दिए हैं। गलती से नहीं बोला है, जानबूझ के बोला है, इतना ही कम किया है। दोनों बैच आपको एक साथ में 1999 में ही मिलेंगे, वो गलती से नहीं जानबूझ के बोला है। आप जाओ और उसका फ़ायदा उठाओ। अगर अभी भी फ़ायदा नहीं उठा पाते तो फिर तो आपको कोई और नहीं बचा सकता। कुछ और कहना है? ठीक है, ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे क्या? अरे यार ऑल सब्जेक्ट मिलेंगे तभी तो गारंटी मिलेगी पास करने की। सारे सब्जेक्ट, टोटली ऑल सब्जेक्ट की मैराथन, नोट्स भी मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे, पेडागोजी की ट्रिक्स भी मिलेंगी, महा मैराथन भी मिलेंगी, और इसके साथ साथ आपको शॉर्ट नोट्स के साथ साथ 1000 PYQs मैं खुद सॉल्व करवाऊंगा, और मॉडल पेपर 10 मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के, 10 मॉडल पेपर सेकंड पेपर के। ये टोटली सारी चीज़ें आपको इसी में मिल रही हैं केवल 1500 रुपये में। अगर आज भी आप नहीं समझ पाए ना इस बात को, तो फिर तो दोबारा ज़िंदगी में कभी मौका आना ही नहीं है, क्योंकि ये ऑफ़र दोबारा नहीं आएगा। मैं आपको अभी कह रहा हूँ, अगले साल जैसे ही ये सीटेट खत्म होगा 6000 से नीचे का बैच नहीं आएगा, 6000 में ही आपको ख़रीदना पड़ेगा। चलो क्लास को यहीं फिनिश कर लेते हैं आज, और आप जाके फटाफट से सब लोग बैच में एडमिशन ले लो, क्योंकि अगर अभी आप रह गए तो फिर नहीं मिलेगा, और इसकी लिमिटेड सीट्स हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, ये जो ऑफ़र है आपका 1499 रुपये का, ये लिमिटेड सीट्स पर रहेगा, केवल 200 लोगों को मिलेगा। ये केवल 200 लोगों को मिलेगा। जैसे ही 200 सीट खत्म होंगी, 201वें इंसान को 1999 में मिलेगा। तो यहाँ पर 3000 लोग तो इस वीडियो को देख ही रहे हैं अभी। तो अब टाइम 1 मिनट भी मत गवाओ, जल्दी ऐप डाउनलोड करो, जल्दी जाओ फटाफट से, वरना आप पीछे रह गए तो फिर आपको और 500 रुपये एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे। तो जल्दी जाओ, क्लास में फिनिश ही कर देता हूँ। जाओ फटाफट जाओ, जल्दी जाओ, 200 लोगों को ही मिलेगा केवल 1499 में।